Hello students, let's start class 10th science chapter number 2 that is acid base and salt. स्टूडेंट्स आप लोगों ने लोअर क्लासेस में एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। आप लोग ये जानते हैं ऑलरेडी, एसिड्स आर सार इन टेस्ट and base are bitter in taste। ये आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई केमिकल सब्सटेंस है, इफ यू आर गिवन ए केमिकल सब्सटेंस यू कैन जज इट एज एसिड और बेस बाय सिंपल टेस्टिंग। आप लोग उसको केवल टेस्ट से बता सकते हो कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है। शर्त यह है कि वो कंपाउंड नॉन कोरोसिव होना चाहिए। नॉन कोरोसिव का मतलब क्या है कि वो केमिकल सब्सटेंस हमारी स्किन पर या हमारी बॉडी पर कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं करना चाहिए। हम लोग रैंडमली किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उठाकर चेक नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ समझिए कि ये जो टेस्ट हम लोगों ने पता किया है, डेफिनेटली हमने अपनी टंग पर वो केमिकल सब्सटेंस थोड़ा सा रखा होगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारी टंग पर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। अगर मैं अपनी टंग की बात करूं, देखिए मान लीजिए दिस इज टंग का जो आगे वाला पोर्शन है, इससे हमको स्वीट टेस्ट पता चलता है, स्वीट टेस्ट। और जो साइड कॉर्नर्स हैं, इससे हमको पता चलता है सॉल्ट, ठीक। यहाँ बैकवर्ड साइड जो पोर्शन है, इससे हमको पता चलता है सार, और सबसे पीछे वाले पोर्शन से हमको पता चलता है बिटरनेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, आपने कोई केमिकल सब्सटेंस अपनी टंग पर रखा, इफ इट टेस्ट सार, अगर ये खट्टा सा लगता है, और सार कहाँ पर है, यहाँ साइड में, हमारी टंग की साइड में, देन यू कैन कंक्लूड इट एज दिस गिवन केमिकल कंपाउंड इज एसिडिक, ठीक। अगर वो बिटर है टेस्ट में, तो आप लोग कह देंगे कि इट इज बेस। बट यू कैन नॉट, आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उठाकर अपनी टंग पर नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बर्निंग सेंसेशन कॉज करते हैं, या उस पर ब्लिस्टर्स कॉज कर सकते हैं, फफोले पड़ सकते हैं हमारी स्किन पर। लेकिन हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एसिड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग सिंपल टेस्ट से बता सकते हैं। तो देखिए, डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं, डेली लाइफ एसिड्स, देखिए आप लोग इन एग्जाम्पल से पता लगा सकते हो कि इन एसिड का टेस्ट कैसा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल विनेगर। आप लोग जानते हैं विनेगर यूज़ किया जाता है चाउमीन बनाने में, तो विनेगर का टेस्ट कैसा है, आप लोग जानते हैं, चाउमीन आपने खाई है, कैसा है, खट्टा है। विनेगर का टेस्ट कैसा है, सार। तो डेफिनेटली ये कैसा हो गया, एसिड हो गया, एसिड। और देखिए आप लोग लेमन जूस, आप लोग नींबू देखे ही आपने, अगर आप लेमन में बात करें, उसको टेस्ट करें, तो वो भी कैसा है, सार इन टेस्ट। लेमन में भी क्या हो गया, एसिड हो गया। मैं अभी इन एसिड के नेम भी आप लोगों को लिखवा दूंगा। ऐसे ही अगर आप एक टेमेरिंड लेते हैं, टेमेरिंड का मतलब है इमली लेते हैं, वो भी टेस्ट में कैसी है, सार, वो भी टेस्ट में कैसी है, खट्टी है। दैट मीन्स इट ऑल्सो कंटेन एसिड। बट ऑल दीज एसिड्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, इसीलिए हम लोग सिंपली इनको टेस्ट कर सकते हैं। हर केमिकल सब्सटेंस को हम लोग टेस्ट करके नहीं बता सकते इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक। तो एक चीज देखें यहाँ, विनेगर में कौन सा एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड। नाम लिख देता हूं मैं, इट इज एसिटिक एसिड। लेमन में कौन सा है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। टेमेरिंड में कैसा है, टेमेरिंड में कौन सा एसिड है, दैट इज टार्टरिक एसिड। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जनरली टार्टरी हम लोग बोल देते हैं। टार्टरी, किसी चीज को खट्टा करना होता है तो उसमें टार्टरी मिला दी जाती है, तो वो यही टार्टरिक एसिड से डिराइव हुआ है उसका नाम, ठीक। अच्छा, अब हम लोग अगर बेस की बात करें, तो हम लोग जितनी भी हर्ब्स हैं, हर्ब्स का मतलब है मेडिसिनल प्लांट्स, और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको अगर हम टेस्ट करें तो वो बिटर है, क्योंकि उनमें पाए जाते हैं एल्कलॉइड्स। तो हम लोग सिंपली ये बोल देते हैं कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट।
और भी पहचान है, जैसे बेस जो है बिटर तो है ही टेस्ट में, बिटर बेस आर स्लिपरी इन टच, जैसे साबुन टच करने में स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है, ऐसे ही बेस आर सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट, वेयर एज एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड रफ इन टच। अगर आप लोग केवल टच से बताना चाहें, जनरली हर केमिकल कंपाउंड के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ जनरल कि टेस्ट से बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं, ये हर केमिकल कंपाउंड के लिए सूटेबल और एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल कुछ कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है जो लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़कर आते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बेस आर सोपी इन टच, ठीक, एंड एसिड आर रफ इन टच। अगर आप किसी सोप को हाथ में लें तो स्लिपरी सा रहता है, इसका मतलब सोप में कैसा कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसी कोई टेक्निक, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं जिससे हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड को पता लगा लें वेदर इट इज एसिड और बेस, ठीक है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, एक टेक्निक निकाली, दैट इज इंडिकेटर, दैट इज इंडिकेटर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये सारे चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, सारी एक्टिविटी इसमें इंक्लूड है। आप लोग एक बार नोट्स ठीक से बना लोगे तो आपको कोई अदर रिफ्रेशर कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग केवल इन नोट्स को अच्छे से बनाएं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप लोगों को इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे, एक्टिविटी भी मैंने इसी में इंक्लूड कर रखी है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इंडिकेटर। लिटरली इंडिकेटर लिटरली मीन्स, जैसे आप लोग, जैसे हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो अगर ड्राइवर लेफ्ट हैंड की वो टर्न लेना चाहता है तो वो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर को ऑन कर देता है, तो पीछे वाले को पता चल जाता है, पीछे व्हीकल ड्राइवर जो है, कि सामने वाला जो ड्राइवर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ना चाहता है। लाइकवाइज राइट हैंड का इंडिकेटर अगर जला हुआ है तो वो राइट हैंड साइड में और टर्न ले लेता है। तो दिस इज सिंपली मीन्स इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स कि किसी को बता देना। इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं संकेतक, किसी को इंफॉर्मेशन दे देना। अब यहाँ केमिस्ट्री के वर्ड में हम लोग इंडिकेटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, इंडिकेटर may be defined as a chemical substance. Indicator may be defined as the chemical substance which either change its color or smell in the presence of a chemical compound. मतलब क्या हुआ कि इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो अदर केमिकल कंपाउंड की प्रेजेंस में या तो अपने टेस्ट को बदल लेता है, या अपनी स्मेल को बदल लेता है, या अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर बाई चेंजिंग द कलर और बाई चेंजिंग द स्मेल वी कैन इजिली कंक्लूड दैट द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। तो सिंपली मैं पहले डेफिनेशन शॉर्ट में बताता हूँ। इंडिकेटर मे बी डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस which either change color or smell upon mixing other given compound। मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसके ऐड करने पर ये इंडिकेटर कंपाउंड जो है वो या तो कलर चेंज करेगा या अपनी स्मेल को चेंज कर देगा। तो इस बेसिस पर इंडिकेटर हो गए टू टाइप्स के। इंडिकेटर आर ऑफ टू टाइप। हमने अपने नोट्स को अच्छे से बनाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें चार्ट वगैरह का यूज मैंने किया है। तो देखिए, इंडिकेटर टू टाइप्स के हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर इंडिकेटर, मतलब ऐसे इंडिकेटर जो बाई चेंजिंग कलर हमको बताएंगे कि इट इज एसिडिक और बेसिक। दूसरा, कलर इंडिकेटर के अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आप लोग जानते हैं, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल। हमारी बॉडी में ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स क्या है? हमारी नोज, नॉस्ट्रिल्स। अच्छा, कलर इंडिकेटर्स को और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं।
कलर इंडिकेटर्स में हम लोग पढ़ लेते हैं दो कैटेगरी, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर कोई बोल सकते हैं मैन मेड इंडिकेटर या केमिकल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर या केमिकल इंडिकेटर। तो देखिए इंडिकेटर को हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया है। अब मैं आता हूं यहां सबसे पहले कलर इंडिकेटर में, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है कि ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में ही अवेलेबल हैं। बाय यूजिंग नेचुरल इंडिकेटर वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड एज एसिड और बेस। जैसे आप लोगों के कपड़ों पे अगर कभी कोई स्टेन लग जाता है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं और सब्जी गिर गई, तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम अपने खाने में टर्मेरिक यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ करते हैं, तो उस हल्दी का निशान हमारे कपड़े पर, हमारी शर्ट पर लग गया, ठीक है। तो जैसे ही वो हल्दी का निशान उसमें लगा है, वो येलो कलर का निशान जनरली रहता है, जो टर्मेरिक है दैट इज येलो इन कलर, ठीक। अगर हम इसको सोप से, साबुन से इसको धोते हैं, और हम लोग जानते हैं सोप में क्या है, बेस, तो यही येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा कि जो टर्मेरिक का जो स्टेन था दैट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन कलर। जो येलो कलर था वो किस में टर्न हो गया, रेडिश ब्राउन कलर में टर्न हो गया। और अगर फिर आप इसको वाटर से धो लेते हैं तो दोबारा से येलो हो जाता है। इसका मतलब कि टर्मेरिक में अगर कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड किया जाएगा देन द येलो कलर ऑफ टर्मेरिक विल टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर। तो एक नेचुरल इंडिकेटर हमने पढ़ लिया है दैट इज टर्मेरिक। मैं यहां लिख देता हूं टर्मेरिक, फॉर एग्जांपल टर्मेरिक। एंड द सेकंड एग्जांपल इज दैट इज लिटमस। व्हाट इज दैट लिटमस? आप लोगों ने जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पर ग्रीन कलर की काई जमी रहती है, उस काई को बोलते हैं लाइकेन्स। उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन्स। मैं अभी लिखवाऊंगा आप लोगों को। उस लाइकेन से एक पर्पल कलर का पिगमेंट को निकाला जाता है। लाइकेन से पर्पल कलर के पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं, लाइकेन से जो पिगमेंट पर्पल कलर का निकला है उसको बोलते हैं लिटमस। क्या बोलते हैं, लिटमस। अब ये जो लिटमस है, या तो इसको सॉल्यूशन फॉर्म में यूज कर लीजिए, या लिटमस जो सॉल्यूशन हमको मिला है उसको पेपर के ऊपर डाल के उस पेपर को ड्राई कर दीजिए और उस पेपर की स्ट्रिप बना दीजिए, तो हम उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। तो लाइकेन से जो एक्सट्रैक्ट निकला है हम उसको या तो सॉल्यूशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं या पेपर की स्ट्रिप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लिटमस, लिटमस, और लिटमस मिलता कहाँ से हमको, उसको देखिए, लाइकेन है। लाइकेन आप लोग जब बायोलॉजी सीरीज पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे अपनी ही 10th क्लास में, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एल्गी, और वहाँ एल्गी में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस लाइकेन। और ये जो लाइकेन है ये थैलोफाइटा ग्रुप का है, थैलोफाइटा, ठीक है। तो लाइकेन से एक पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब है कलर। लाइकेन से पिगमेंट निकलता है किस कलर का, पर्पल, ठीक है। तो इसकी हम लोग या तो सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन, उसको बोल देते हैं लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, या हम लोग पेपर स्ट्रिप बना लेते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं लिटमस पेपर, ठीक है। ये बनते दोनों लाइकेन से निकला हुआ जो पिगमेंट है उसी से। अब एक पॉइंट याद रखिए कि लिटमस सॉल्यूशन का कलर है सिंपल, दिस इज ऑफ पर्पल कलर, ठीक। और लिटमस पेपर टू टाइप के हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है और लिटमस सॉल्यूशन में हमने कोई कंपाउंड ऐड किया। मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड में कोई सब्सटेंस ए है, हमको नहीं पता इट इज एसिड और इट इज बेस, ठीक। हमने इसमें लिटमस सॉल्यूशन ऐड कर दिया, लिटमस सॉल्यूशन, और लिटमस सॉल्यूशन का जनरली कलर क्या है, पर्पल कलर है।
अगर हम लिटमस सॉल्यूशन को किसी में ऐड नहीं कर रहे हैं तो सिंपली इट इज ऑफ पर्पल कलर. But when we add this litmus solution to this compound A, then its color change into red. Then this purple color of litmus solution change into red. That means this compound A is acid. ठीक. अगर मेरे पास कोई compound B है, और if we add this litmus solution and its color change into blue, that means this compound B is base. तो एक चीज यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेड. कब होगा टर्न्स इनटू रेड? व्हेन द गिवन कंपाउंड इज एसिड. ठीक. लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ब्लू व्हेन द गिवन कंपाउंड इज बेस. अच्छा, यही सेम कॉन्सेप्ट होता है लिटमस पेपर के लिए भी. लिटमस पेपर के लिए कैसे होता है? मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड ए है. फॉर एग्जांपल वी हैव कंपाउंड ए. ठीक. और इसमें मैंने ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डिप किया. ठीक. ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ऐड करने पर दिस ब्लू कलर चेंज इनटू रेड कलर. दैट मीन्स इट इज एसिडिक. ऐसे ही अगर कंपाउंड बी में मैंने रेड कलर लिटमस पेपर ऐड किया, देन रेड कलर विल चेंज इनटू ब्लू कलर. तो यहां पर एक और पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं. स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं अबाउट दिस लिटमस पेपर. ठीक. देखिए, लिटमस पेपर 2 टाइप के हैं. पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास. ठीक. मान लीजिए ये ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, और हमने इसमें कोई कंपाउंड X इसके ऊपर उसकी ड्रॉप डाल दी. ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप है हमारे पास, और हमने उसके ऊपर X कंपाउंड की 2 या 3 ड्रॉप इस पर डाल दी. इफ दिस ब्लू लिटमस पेपर turns into red color, that means compound X is acidic. अगर ब्लू लिटमस पेपर का ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, that means the compound X is acid. If we add the compound Y, अगर हम कंपाउंड Y ऐड करते हैं और यहां पर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, नो कलर चेंज, दैट मीन्स द कंपाउंड Y इज बेस. ठीक है. इसका मतलब ये है ब्लू लिटमस पर एसिडिक कंपाउंड ऐड होगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा. ऐसे ही अगर ब्लू लिटमस पर बेस ऐड किया जाएगा तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ऐसे ही अगर हम लोग देखें अबाउट दिस रेड लिटमस पेपर, देखिए ये रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप है हमारे पास, रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप. एंड इफ वी ऐड कंपाउंड X, कुछ और मान लीजिए हमने इसमें कंपाउंड M ऐड कर दिया, कंपाउंड M, एंड दिस रेड कलर इज चेंजिंग इनटू ब्लू कलर. दैट मीन्स कंपाउंड M इज बेस. अगर हमने ऐड किया कंपाउंड N और ब्लू, और जो रेड कलर है वो चेंज नहीं हुआ, रेड कलर डज नॉट चेंज, दैट मीन्स द कंपाउंड N इज एसिड. ठीक है. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. हम लोग इंडिकेटर पढ़ रहे हैं. इंडिकेटर को 2 कैटेगरी में बांटा है हम लोगों ने, कलर इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. कलर इंडिकेटर में भी 2 टाइप्स कर दिए हैं, नेचुरल एंड मैन मेड, और वी कैन से आर्टिफिशियल. नेचुरल में 2 है, टर्मेरिक और लिटमस. और लिटमस के 2 फॉर्म हैं, लिटमस सॉल्यूशन हो सकता है और लिटमस पेपर हो सकते हैं. अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर पर हमने एसिड ऐड किया है, देन रेड कलर. अगर ब्लू लिटमस पेपर पर बेस ही ऐड कर दिया है तो नो कलर चेंज. लाइकवाइज
अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और हमने इसमें कोई एसिडिक कंपाउंड ऐड किया है, नो कलर चेंज, अगर बेसिक कंपाउंड ऐड किया है तो ब्लू कलर आ जाएगा। आप ऐसे याद रखिए, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। एसिडिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा डेंजरस हैं, तो एसिड डेंजरस है और हम लोग जानते हैं रेड कलर इज ऑल्सो द साइन ऑफ डेंजर। जहां भी एसिड प्रेजेंट होगा उसका कलर कैसा आएगा? रेड आएगा। और बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, बेस हमेशा रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में, और जो एसिड है वो हमेशा ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। ठीक, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पर, जिसमें हम लोग मैन मेड इंडिकेटर्स लाइक फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करेंगे। हम लोग आते हैं कलर इंडिकेटर में दूसरी कैटेगरी, दैट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग मैन मेड इंडिकेटर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दो इंडिकेटर पढ़ते हैं, वन इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, एंड सेकेंड वन इज फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं PH, इस तरह से। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन हमारे पास दो मैन मेड या केमिकल इंडिकेटर हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। क्या काम करते हैं देखिए, अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज के ऊपर एसिडिक कंपाउंड ऐड करेंगे देन इट विल गिव रेड कलर, देन इट विल गिव रेड कलर। अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज के ऊपर बेस कंपाउंड ऐड करेंगे देन इट गिव येलो कलर, देन इट गिव येलो कलर। लाइकवाइज जब हम लोग फिनोफ्थलीन पर आते हैं एंड इफ वी ऐड एसिडिक देन इट इज कलरलेस। फिनोफ्थलीन का कोई भी कलर नहीं है इन एसिडिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम, इन बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इट गिव्स पिंक कलर। तो देखिए ये भी हमारे लिए एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर पढ़ लिए हैं इन कैटेगरी ऑफ कलर इंडिकेटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यहां पर स्मेल से हम लोग पता लगाते हैं, कंक्लूड करते हैं कि गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहले अनियन, हम लोग अनियन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे चलेगी ये एक्टिविटी, इसको समझिए। आप लोगों के एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक्टिविटी है जिसको मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप लोग ओनियंस के छोटे छोटे पीसेस कीजिए और उसमें उसको एक छोटी सी पॉलीथिन में रखें और उसके साथ एक छोटा सा कपड़ा भी उसमें रख दें और ओवरनाइट उसको रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो अनियन की स्मेल है वो उस कपड़े के ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा दो जगह करिए, मतलब दो पॉलीथिन लीजिए, अनियन डालिए और उस कपड़े को भी डालिए। ऐसी दो पॉलीथिन हम लोग सेट तैयार करते हैं। ठीक है, अब अगले दिन उस क्लॉथ को निकाल लीजिए। हम लोग देखेंगे कि दोनों ही जो क्लॉथ के पीस हैं उनमें अनियन की स्मेल आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कोई कंपाउंड, दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। अगर हम कपड़े को कंपाउंड ए में ऐसे डिप करते हैं और बाहर निकालते हैं और फिर उसे स्मेल करते हैं, अगर उसमें अनियन की स्मेल एज इट इज है, मतलब स्मेल में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन दिस कंपाउंड इज एसिडिक। जो दूसरा क्लॉथ है उसको लिया हमने, कंपाउंड बी में ऐसे डिप किया और उसकी स्मेल सप्रेस हो गई है या उसकी स्मेल कंप्लीट खत्म हो गई है, दैट मीन दैट कंपाउंड इज बेस। तो यहाँ पर मैं इसको आपको नोट करा देता हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अनियन की स्मेल नॉट चेंज, इसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, स्मेल सप्रेस हो जाएगी, स्मेल सप्रेस मतलब स्मेल नहीं आएगी। अब हमको स्मेल नहीं आएगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ऐसा ही सेकंड केस अगर हम लोग ले लें, वनीला आइसक्रीम जैसे आप लोग खाते हैं, वनीला के केस में भी यही है कि अगर हम लोग उसमें एसिडिक कंपाउंड ऐड कर दें तो स्मेल नॉट चेंज, उसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है सर। अब अगर मैं इसमें बेस ऐड कर देता हूं देन स्मेल गेट सप्रेस्ड। बड़ा सिंपल सी एक्टिविटी है।
ऐसे ही अगर हम लोग क्लोव ले लेते हैं, क्लोव को जानते होंगे आप लोग, इसको लौंग बोलते हैं, ठीक है, लौंग। सेम चीज यहां पर है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड स्मेल नॉट चेंज, डन, एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस स्मेल गेट सप्रेस्ड, यहां पर स्मेल सप्रेस्ड हो जाती है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो क्या कैसे कर सकता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड द स्मेल नॉट चेंज, एज इट इज रहती है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस द स्मेल गेट सप्रेस्ड। ओके, तो ये इंडिकेटर वाला पोर्शन था। इसमें हम लोगों ने कलर इंडिकेटर और फैक्ट्री इंडिकेटर को डिटेल में पढ़ा है। आपकी एनसीईआरटी में जितना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है। और इसमें एक्टिविटी भी मैंने साथ में इंक्लूड कर दी है। अब एक एक्टिविटी और आप लोगों के यहाँ, या ऐसे समझ लीजिए कि एक वर्कशीट आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। उसमें जैसे हम लोग जब लेबोरेटरी में एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल वहाँ रखे हुए हैं, लाइक H2SO4, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे केमिकल हैं। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश एसिड एंड बेस, तो हम लोग उस वर्कशीट को थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस वर्कशीट में हमको क्या फिल करना है, देखिए कि यू आर गिवन सम सैम्पल सॉल्यूशन और you will observe the change in red litmus solution, blue litmus solution, methyl orange and phenolphthalein, and by observing these change you have to conclude that which compound is acid and which compound is base. So let's start this worksheet. देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रेड लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, हम मिक्स करते हैं, मान लीजिए हमारे पास रेड लिटमस सॉल्यूशन है, या ऐसा समझ लीजिए कि रेड लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप्स हैं हमारे पास और हमारे पास HCl है। अगर हम रेड लिटमस इसमें ऐड करेंगे तो रेड लिटमस विल नॉट चेंज इट्स कलर, वो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया कि HCl इज एसिड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, ठीक है। अगर मैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करूँ तो हम लोग जानते हैं HCl कैसा है, एसिड है, देन दिस ब्लू कलर विल चेंज इनटू रेड कलर, ब्लू कलर चेंज इनटू रेड कलर। नाउ कम टू दिस मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज हम लोग जब ऐड करते हैं HCl में, देन इट गिव रेड कलर, देन इट गिव रेड कलर। तो ये भी प्रूव करता है कि HCl इज एसिड। अगर मैं फिनोफ्थलीन की बात करूं तो फिनोफ्थलीन में अगर हम लोग HCl ऐड करते हैं तो इट रिमेन कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं आता, इट रिमेन कलरलेस। नाउ कम टू दिस H2SO4। H2SO4 क्या है, हमको कैसे पता चलेगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहां पर भी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो इट टर्न्स इनटू रेड कलर, ब्लू कलर टर्न्स इनटू रेड कलर, ठीक। अगर हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं देन इट गिव्स रेड कलर। अगर हम फिनोफ्थलीन ऐड करते हैं देन इट ऑल्सो रिमेन कलरलेस। दैट मीन्स द गिवन कंपाउंड H2SO4 इज एसिडिक इन नेचर। और ये सेम यही रिजल्ट हमको यहाँ HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ यही सारे चेंज ऑब्जर्व होते हैं। इसका मतलब कि नाइट्रिक एसिड और दिस एसिटिक एसिड ऑल्सो एसिड इन नेचर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या होता है वो देखिए कि व्हेन वी ऐड रेड लिटमस सॉल्यूशन टू दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर, रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर एंड ब्लू, यहां पर कोई कलर चेंज नहीं है, जो ब्लू लिटमस पेपर है वहां नो कलर चेंज, ठीक। इफ वी ऐड मिथाइल ऑरेंज टू दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन इट गिव्स येलो कलर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थलीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव पिंक कलर, इसका पिंक कलर हो जाता है। तो इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एसिड, इज बेसिक इन नेचर। और यही सेम चेंज ऑब्जर्व होते हैं यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो नाउ यू कैन इजीली कंक्लूड दैट एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड गिव डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट इंडिकेटर्स, जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था सारा इंडिकेटर के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा पॉइंट और मैं क्लियर करता हूं, दैट इज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ना तो लिटमस पेपर के साथ कोई कलर चेंज शो करते हैं, ना ही आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंसेस के साथ या आर्टिफिशियल इंडिकेटर के साथ कोई कलर चेंज करते हैं, उन्हें न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इफ यू आर गिवन ए कंपाउंड एक्स, ठीक, अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है और ब्लू लिटमस पेपर के साथ कंपाउंड एक्स कलर चेंज नहीं करता है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये कंपाउंड बेस हो, क्योंकि बेस ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इस एक्स कंपाउंड की ड्रॉप्स को डिप करेंगे रेड लिटमस पेपर के ऊपर, और यहां भी कलर चेंज ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं किया, रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं किया, तो दैट मीन्स द कंपाउंड एक्स इज न्यूट्रल इन नेचर। ना तो ये एसिडिक है, ना ही ये बेसिक है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। मैक्सिमम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बेस को थोड़ा सा डिले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में पढ़ा जाता है। तो अब देखिए आप लोग, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, दैट इज reaction of acid with metal, reaction of acid with metal। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में दी गई है, और वो आपकी स्क्रीन पर भी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो देखिए वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म है या जिंक के पार्टिकल्स हैं, और हमने उसमें डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, दोनों में से कोई भी एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वेन एवर दिस जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, देन ए गैस इज रिलीज्ड। आप लोग देख रहे होंगे सेटअप में कि एक गैस रिलीज हो रही है, और उस गैस के बारे में पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी गैस है? तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पर वो गैस रिलीज हो रही है वहां हम लोग एक सोप सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो जो सोप बबल्स होंगे, उन सोप बबल्स में वो गैस भर जाएगी और वो बबल्स ऊपर उठते हैं। इसका मतलब कि ये गैस हल्की है, लाइटर देन एयर है, तभी तो ऊपर उठ रहे हैं वो बबल्स। और फिर हम लोग ऊपर जाके, जैसे बबल्स ऊपर उठते हैं और हम लोग वहाँ पे एक मैच स्टिक उसके पास लेकर जाते हैं, तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है। तो डेफिनेटली दिस रिलीज्ड गैस इज हाइड्रोजन गैस। ये एक्टिविटी आप लोगों ने की होगी छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में की होगी। तो देखिए हमको यहाँ पे सीधे से समझ में आ गया कि वेन एवर एसिड react with metal then it release hydrogen gas, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि एसिड मेटल एंड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास है डाइल्यूट H2SO4 और आपके पास मेटल है जिंक। अच्छा, H2SO4 सॉल्यूशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्वस। एक्वस ऑलवेज स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, और इसका मतलब ये है कि H2SO4 में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट विल फॉर्म ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज्ड आउट। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ठीक से पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो ये वही रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे पता चला कि यहाँ पर जिंक ने रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को यहाँ से, और सल्फेट के साथ खुद जुड़ गया है। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। इट इज, ये सॉल्यूशन में जाके बनेगा और हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, ठीक है। तो यहां से हमको ये पता चल गया। अच्छा, ये जो एसिड है ये ऑलवेज कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब ये डाइल्यूट फॉर्म क्या है, ऐसा एसिड जिसमें वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डाइल्यूट, और जहां वाटर कम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट। तो हमको हमेशा याद रखना है कि मेटल के साथ जो एसिड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। वो डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है, वो डाइल्यूट HCl हो सकता है, और अभी के लिए मैं आपको एक एडवांस पॉइंट बता देता हूँ कि हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका रीज़न हम लोग पढ़ेंगे जब
एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोगों के यहाँ पे, एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा यहीं पर एक पॉइंट और देखा जाए कि अगर हम लोग बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कर दें, तो बेस की रिएक्शन मेटल के साथ, जैसे एक बेस है, मान लीजिए मेरे पास बेस है NaOH, ये एक्वस फॉर्म मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में है, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी जिंक के साथ, देन इट फॉर्म Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट। देखिए ये जो सिंबल है एरो का, इसका मतलब है कि गैस ऊपर उठ रही है। हम गैस लिख सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, और सोडियम जिंकेट एक्वस फॉर्म। अब एक चीज़ देखिए आप लोग कि जो बेस हैं वो हर मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, केवल जिंक के साथ में बेस रिएक्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग स्टूडेंट कि एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल। बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहां पे लिखता हूं मैं, ऐसा मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? जिंक। ऐसे मेटल को बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, तो ऐसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है एम्फोटेरिक मेटल है। अच्छा, अगर हम लोग बेस लेते हैं उसके साथ नॉन मेटल रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। इसको देखते हैं हम लोग। देखिए मैं यहाँ पर मेटल कार्बोनेट में लेता हूँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और मेटल बाइकार्बोनेट में लेता हूँ NaHCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए, और हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ में। मान लीजिए वो एसिड है HCl, एसिड ये HCl, यहां पर भी HCl। चलिए, अब एक चीज देखें हम लोग कि यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे? मतलब एक्सचेंज बिटवीन दी आयंस। तो यहां देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सोडियम, देखिए एक पॉइंट आप लोग याद रखें, किसी भी कंपाउंड में जो पोर्शन आगे लिखा रहता है वो पॉजिटिव और जो पीछे लिखा रहता है वो नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये पीछे वाला पोर्शन पूरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक चीज़ याद रखेंगे, पॉजिटिव रिप्लेस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्लेस द नेगेटिव। तो यहाँ पे सोडियम किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। सोडियम किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर? NaCl। लेकिन सोडियम कितने हैं यहाँ पर? 2। क्लोरीन कितने हैं? 1। तो मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 NaCl। ऐसे ही ये कार्बोनेट आयन है CO3 माइनस, ये किसको रिप्लेस करेगा? Cl माइनस को, और किससे जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन से। आपको क्या मिलेगा? H2O प्लस CO2। H2O लिक्विड फॉर्म, NaCl एक्वस फॉर्म, CO2 गैस फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए ऐसे ही यहाँ पर NaHCO3 सोडियम विल रिप्लेस हाइड्रोजन आयन एंड NaCl विल फॉर्म, और रिमेनिंग H2O एंड CO2 गैस विल रिलीज। ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको बताया है कि एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं इसकी एक जनरल इक्वेशन बना दूं तो कैसे बन सकती है? देखो, मेटल
carbonate reacts with acid, then it form salt plus water एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड देखेंगे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक पॉइंट यहां पर देखिए आप लोग कि ये सॉल्ट क्या है, ये जो सॉल्ट हमने पढ़ा है यहां, ये सॉल्ट क्या है इसको समझिए। देखो ये था मेरे पास एसिड, दिस इज एसिड, ठीक है। एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दिया गया और उसकी जगह क्या लग गया, सोडियम। तो इसका मतलब एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दिया हमने, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, Cl-। इसको बोलते हैं एसिड रेजिड्यू, एसिड का बचा हुआ भाग। और एसिड के बचे हुए भाग में क्या जोड़ दिया हमने, मेटल जोड़ दिया। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मेटल एसिड रेजिड्यू। और मेटल एसिड रेजिड्यू को ही बोला जाता है सॉल्ट। और इस वाले चैप्टर में टॉपिक भी है अभी हमारे पास, जब हम लोग देखेंगे तो चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड और बेस के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो एसिड रेजिड्यू, और इसके साथ अगर कोई मेटल जुड़ गया तो ये बन गया मेटल एसिड रेजिड्यू, इट इज नोन एज सॉल्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आप लोगों के यहाँ पर दे रखी है और जो हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी है, अगर आपको याद है तो। वो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लिया है और इसमें ऐड कर दिया गया है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl, सोडियम कार्बोनेट में क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक फोटो भी मैंने लगाया है इसी एक्टिविटी का। तो यहाँ से एक गैस रिलीज होती है, एक गैस रिलीज होती है, हमको नहीं पता वो कौन सी गैस है, ठीक है। तो वो गैस को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे कंटेनर में उसको पास करते हैं। ये दूसरा कंटेनर था, यहाँ से देखो Na2CO3 और HCl की आपस में रिएक्शन हुई है और कोई गैस निकली है, हमको नहीं पता वो कौन सी गैस है अभी। और इस गैस को हम लोग सीधे एक सॉल्यूशन में से पास करा देते हैं और वो सॉल्यूशन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। अब यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब ये गैस पास की जाती है, देन दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकम मिल्की इन कलर, ये मिल्की कलर हो जाता है। तो डेफिनेटली जो गैस पास हो रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये सेम रिएक्शन मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाई है कि जब वाइट वॉश की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्विक लाइम को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है लाइम वाटर। हमने जो पुताई की है अपने घर पर, जो पुराने समय में करते थे, तो वो दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो, और जब वो एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ कंबाइन करता है तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट रिएक्ट विथ CO2 and it form CaCO3 calcium carbonate and water। तो वहाँ पर जो दीवारों पे साइनिंग आती है वो 2 से 3 दिन बाद आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ऐसे ही इस सॉल्यूशन में मिल्की कलर प्रोड्यूस हो गया जब हमने इस गैस को पास किया, तो डेफिनेटली ये गैस कौन सी है, ये CO2 गैस है और ये मिल्की कलर बन गया। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली इसमें मिल्की कलर कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, जैसे मेरे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं कंटिन्यूस CO2 गैस पास करता हूँ, देन इट्स मिल्की कलर गेट डिसअपियर, देन इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, बन सकता है ये कि ए गैस, नेम द गैस विच पास थ्रू ए सॉल्यूशन, इट बिकम्स मिल्की इन कलर, बट व्हेन एक्सेस ऑफ दिस कलर पास थ्रू दिस सॉल्यूशन द मिल्की कलर गेट डिसअपियर्ड, नेम दैट गैस। तो दैट गैस इज CO2 और वो सॉल्यूशन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो मिल्की कलर हुआ है वो किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो मिल्की कलर डिसअपियर हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड।
तो देखिए एक मेटल ऑक्साइड मैं ले लेता हूँ, दैट इज जिंक ऑक्साइड। दिस मेटल ऑक्साइड इज जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एंड इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देन इट फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड वाटर। तो अगर हम इस रिएक्शन को एक जनरल रिएक्शन बनाना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मेटल ऑक्साइड reacts with dilute acid, then it forms salt and water। ये जनरल इक्वेशन है। चलिए, तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आपको एसिड की आप लोगों के एनसीईआरटी में दी गई हैं। अब आते हैं हम लोग, एक चीज़ है यहाँ कि व्हाट थिंग्स डू एसिड एंड बेस हैव कॉमन। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एसिड और बेस में कॉमन है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करता हूँ कि बोथ एसिड एंड बेस कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी भी करते हैं। वो एक्टिविटी क्या है, देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl। अच्छा, डाइल्यूट का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेल डिप कर देते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक मेटल रॉड को डिप किया और नेगेटिव टर्मिनल से एक रॉड को डिप किया और यहाँ पर एक हमने बल्ब लगा दिया, ऐसे समझिए, एक बल्ब यहाँ लगा दिया और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ये पास हुई। अगर ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा होगा तभी तो ये बल्ब जलेगा। और ये सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू आयंस इन सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट HCl लेता हूँ तो ये बल्ब ग्लो करता है, बल्ब जल जाता है। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट हैं। तो डाइल्यूट HCl लेने पर ये बल्ब जल गया। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास डाइल्यूट NaOH है और तब मैंने यही सेटअप ऑन किया तो भी बल्ब जल गया। तो हमको क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, एसिड्स एंड बेस। फर्स्ट पॉइंट, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, दे हैव आयंस, इनके पास आयंस हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़, आप लोगों ने अगर कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो वहाँ बोटल्स पे डेंजर साइन बने रहते हैं, बिकॉज एसिड्स एज वेल एज बेस आर कोरोसिव इन नेचर, आर डेंजरस टू हैंडल। तो इसीलिए वहाँ पे वो सिंबल लगे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एसिड बोथ आर कोरोसिव इन नेचर। तो हमको पता चल गया कि एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है, बोथ हैव आयंस एंड बोथ आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। अच्छा, एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, दैट एक्टिविटी टेल्स अस कि the compound which release H plus ion are acidic and the compound which release OH minus ion are basic। वो एक्टिविटी क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्टिविटी कुछ ऐसे है कि ये है आपके पास एक टेस्ट ट्यूब और आपने यहाँ टेस्ट ट्यूब में लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और आपने इसमें ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4। तो एक चीज़ देखें आप लोग, यहाँ पर NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको मिल जाएगा Na2SO4 प्लस 2HCl। अब कैसे पता चला हमको, देखो Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, सल्फेट के ऊपर माइनस। सो दिस प्लस विल डिस्प्लेस दिस H2 प्लस। तो यहाँ पे 2 सोडियम है और 1 सल्फेट है, तो Na2SO4। ऐसे ही Cl माइनस विल डिस्प्लेस दिस SO4 माइनस, तो Cl माइनस ने हटा दिया SO4 को और किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, HCl, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये जो HCl है ये गैस फॉर्म में रिलीज हुई है। यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो एक गैस जो निकल रही है उसको मैंने ऐसे पाइप से यहाँ दिखा दिया, यहाँ पे निकल रही है एक गैस, ये गैस है HCl गैस, ठीक है।
और इस HCl गैस को मैंने पास कर दिया लिटमस पेपर के ऊपर, क्योंकि हम लोग जानते हैं HCl कैसा है, एसिडिक है। तो हम लोग इसके पास लेके गए थे ब्लू कलर का लिटमस पेपर, लेकिन ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। हमने पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोराइड गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इट डज नॉट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि HCl प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, इट इज नॉट प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म। हम लोग जो HCl एक्वस लिखते हैं, इसका मतलब है कि HCl रिएक्ट्स विद वाटर एंड डिसोसिएट इनटू आयंस। अब वो कैसे होता है देखिए, हम लोग जो लिखते हैं वहां पर वो ऐसे है, HCl और वाटर, इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, HCl एक्वस। और जब HCl वाटर के साथ रिएक्शन करेगा देन इट डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, and this H plus ion turns the blue litmus paper into red color. That means the acids turns या acids show their acidic property due to the presence of H plus ion. ऐसे ही likewise the base contains OH minus ion. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल देखें हम लोग, देखिए एसिड्स give H plus ion, base give, अब इसको समझ लीजिए, जैसे हमारे पास है NaOH, तो it dissociate, it reacts with water and dissociate into Na plus and OH minus। तो बेस क्या देते हैं, OH माइनस आयन, एसिड क्या देते हैं, H प्लस आयन। तो एसिडिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू H प्लस आयन एंड बेसिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को एसिड और बेस का बिहेवियर हमको पता चल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डज एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। एसिड और बेस की अगर आपस में रिएक्शन करा दी जाए तो हमको क्या मिलेगा, हाउ डज एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई एसिड है, मान लीजिए HCl, ठीक, और एक बेस है हमारे पास NaOH, ठीक है, बोथ आर इन एक्वस फॉर्म, मतलब इन सॉल्यूशन फॉर्म। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, किसी भी कंपाउंड में जो आगे वाला पार्ट है ऑलवेज पॉजिटिव, जो पीछे वाला पार्ट है ऑलवेज नेगेटिव, जो आगे वाला पार्ट है पॉजिटिव, पीछे वाला पार्ट नेगेटिव। और हम लोग ये भी जानते हैं पॉजिटिव विल डिस्प्लेस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल डिस्प्लेस द नेगेटिव। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि मान लीजिए इसको कंसीडर कर लीजिए, तो यहाँ से H प्लस विल डिस्प्लेस दिस Na प्लस, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि Na प्लस विल डिस्प्लेस द H प्लस। तो Na प्लस आ गया किसके साथ, Cl के साथ। और देखिए जब Na प्लस यहाँ पहुँच गया तो H पॉजिटिव इसकी जगह आ जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, H प्लस और OH माइनस, जिसको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल था। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम भी है, वो कैसे, देखिए कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोगों के ओवर ईटिंग से, ज़्यादा खा लेने से एसिडिटी बन जाती है, क्योंकि हमारे स्टमक में कंसनट्रेटेड HCl है। अगर ये कंसनट्रेटेड HCl ज़्यादा रिलीज होगा तो एसिडिटी कॉज होगी। तो इस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ बाहर से एंटासिड्स लेते हैं, जैसे इनो लेते हैं, या घर में नींबू है और खाने वाला सोडा है तो उसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो बाहर से हमने केमिकल कंपाउंड लिए हैं ये बेस हैं। बेस और एसिड, बेस क्या करेगा, एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करेगा, या मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एसिड है वो बेस को न्यूट्रल करने में यूज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Acidic character neutralized by base and basic character neutralized by acid, then salt and water is formed.
आगे चल के हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट जब पढ़ेंगे तो सॉल्ट की डेफिनेशन एक ये भी बनती है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, तो ये सॉल्ट की डेफिनेशन में भी आता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा। वीडियो को पॉज कर लें, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से नोट्स बनाएं, नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी नीचे एड्रेस लाइन में मेरा फ़ोन नंबर भी चलता है, आप उस फ़ोन नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। आप अपना नाम और अपनी क्लास मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो जो भी पर्सनल क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा। अच्छा, इसका एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर का जिसमें हम लोग बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।